Class 10th Democratic Politics Chapter 1st Power Sharing NCERT. In a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. डेमोक्रेसी में सारी पावर किसी गवर्नमेंट के किसी भी वन ऑर्गन में रेस्ट नहीं करती, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिवॉल्व होती है. एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमोंगस्ट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी. एक अच्छी डेमोक्रेसी का डिज़ाइन बनाने के लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है. गवर्नमेंट के 3 डिफरेंट ऑर्गन्स में, लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी जो कानून के वायलेट होने पे पनिशमेंट देती है. अब हम इस चैप्टर को समझेंगे 2 कंट्री के एग्जाम्पल से, बेल्जियम और श्रीलंका. पावर शेयरिंग को समझेंगे. दिस अलाउस अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो इसमें पावर शेयरिंग किस किस तरह की फॉर्म की हो सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. बेल्जियम और श्रीलंका. बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप. यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम. इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. इसके साथ जो इसके नेबरिंग कंट्री हैं वो फ्रांस है. बेल्जियम के साथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़. लगभग 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा ही इसकी पॉपुलेशन है बेल्जियम की. अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. जितनी इंडिया के एक हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन है उसकी आधी पॉपुलेशन बेल्जियम की पॉपुलेशन है. एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. और जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, उसकी एथनिसिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. मतलब अलग अलग प्रजाति के लोग, अलग अलग भाषा और पहनावे के लोग इसमें रहते हैं बेल्जियम में. तो इसीलिए कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं और उनको पावर में हिस्सा ना दिया जाए तो कन्फ्लिक्ट होगा. इसलिए पावर शेयरिंग की जाती है. तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो बेल्जियम की है वो माइनॉरिटी है, मतलब कम संख्या में है, ठीक है. रिलेटिवली रिच है एंड पावरफुल है कम संख्या में लेकिन अमीर है और ज़्यादा पावरफुल है फ्रेंच स्पीकिंग लोग बेल्जियम में. दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी. रिजेंटेड माने गुस्सा होना, परेशान होना. तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो इस बात से लेके परेशान है कि फ्रेंच लोग रिच है और पावरफुल है. हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. अब क्यों पीछे रह गए, ये अमीर क्यों नहीं हुए, पावरफुल क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो डच स्पीकिंग पीपल थे, हु गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट मिला और एजुकेशन का, वो बहुत बाद में मिला फ्रेंच लोगों से. दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़. तो इससे दोनों कम्युनिटी में, डच स्पीकिंग में और फ्रेंच स्पीकिंग में कम्युनिटीज़ में कन्फ्लिक्ट है. ड्यूरिंग 1950 से 60 तक इनमें कन्फ्लिक्ट रहा था. लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन ऑफ अनदर कंट्री श्रीलंका. अब ऐसी सिचुएशन को हम दूसरी कंट्री श्रीलंका में, जो कि आइसलैंड नेशन है, मतलब समुंदर से चारों तरफ से घिरा हुआ है, उससे कंपेयर करते हैं. आइसलैंड नेशन मतलब जो चारों तरफ से समुंदर से घिरा हो. जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पर श्रीलंका है. द मेजर सोशल ग्रुप्स आर, और जो श्रीलंका में जो सोशल ग्रुप है मेजर बड़े बड़े, वो हैं सिन्हला स्पीकर्स. 74% तो सिन्हला हैं, ठीक है. तमिल स्पीकर है, 18% तमिल स्पीकर हैं. अमोंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप. और तमिल में भी 2 ग्रुप हैं इनके. एक तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, एक तमिल वो हैं जो कि वहाँ के नेटिव है श्रीलंका के, उनको कहते हैं आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, वो 13% है. द रेस्ट हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया. और दूसरे तमिल हैं जिनके पूर्वज इंडिया से गए थे, इंडिया एज ए प्लांटेशन वर्कर.
ठीक है। अंग्रेज़ ले गए थे इंडिया से तमिलनाडु को बहुत पहले श्रीलंका में प्लांटेशन खेती करने के लिए, तो वो लोग वहीं बस गए। कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स, तो उनका नाम इंडियन तमिल है। तो ये कम्युनिटी का कंपोजिशन है श्रीलंका का। कुछ लोग सिन्हला हैं जो कि मेजोरिटी में 74%, कुछ तमिल स्पीकर्स हैं 18%, और तमिल में भी दो तरीके की कम्युनिटी है। एक श्रीलंका के ओरिजिनल तमिल है, ठीक है, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, नेटिव माने ओरिजिनल वहाँ के इनहेबिटेंट्स, और जो दूसरे हैं वो इंडिया से गए हुए तमिल है जिनको बोलते हैं श्रीलंकन। श्रीलंका वाले तो श्रीलंकन तमिल्स 13% ये हैं, और हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, उनको इंडियन तमिल्स कहते हैं। तो ये कंपोजिशन हो गया। एथनिक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एथनिक क्या होता है? ए सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। कुछ लोगों का ग्रुप जो एक जैसा कल्चर रखते हैं उनको एक एथनिक ग्रुप अलग से बोलते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट, उनका कॉमन पूर्वज होते हैं एक एथनिक के, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल टाइप और कल्चर ऑफ बोथ। फिजिकली एक जैसे लगते हैं वो, और उनका कल्चर भी एक जैसा होता है, तो उसे एक एथनिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे जो इंडिया के तमिल है वो एक अलग एथनिक ग्रुप है, जो श्रीलंका के तमिल है वो एक दूसरा एथनिक ग्रुप है, जो श्रीलंका के सिन्हेला हैं वो अलग एथनिक ग्रुप है। तो दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। तो एथनिक ग्रुप का ये मतलब नहीं है कि उनका सबका धर्म और नेशनैलिटी एक ही होगी, अलग अलग हो सकती है। तो ये होता है एथनिक ग्रुप। अब क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द सिन्हेला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूस और मुस्लिम। तो कन्फ्लिक्ट श्रीलंका में ये हुआ, जो ज़्यादा 74% सिन्हेला श्रीलंका में रहते हैं वो सारे बुद्ध धर्म वाले हैं, और जबकि जो तमिल्स हैं वो ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम हैं। इन बेल्जियम में क्या है? डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन ए फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब क्या है, बेल्जियम में तो डच लोग ज़्यादा हैं, फ्रेंच लोग कम हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे हैं, पावरफुल है, अमीर है। तो अगर अपनी कम्युनिटी के बेसिस पे, क्योंकि मेजोरिटी इनकी है, तो ये फ्रेंच और जर्मन को फोर्स कर सकते हैं अपने रूल मानने के लिए, तो इससे कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा होएगा। इन श्रीलंका द सिन्हेला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी। श्रीलंका में भी ऐसी है, जो सिन्हेला कम्युनिटी है वो 74% है, तो वो भी एक मेजोरिटी इंजॉय करती है। एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, और वो भी क्योंकि वो ज़्यादा हैं तो तमिलियंस पे अपनी मेजोरिटी और अपनी फोर्स दिखा सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं अपनी विल को, अपनी इच्छा को। लेकिन इससे क्या होगा? इससे कन्फ्लिक्ट होगा, ना मेजोरिटी शांति से रह पाएगी ना माइनॉरिटी। इसलिए पावर शेयरिंग की जाती है प्रोपोर्शनल टू दियर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो जिसकी जितनी परसेंटेज उनको उतनी ही पावर दे दी जाए, ताकि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर ले और अपनी गवर्नेंस खुद कर ले, और उन्हें लगे कि गवर्नमेंट चलाने में या हमारी गवर्नेंस में हमारा भी हिस्सा है, तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इसलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी होती है। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में सिन्हेला जो वो मेजर कम्युनिटी है, तो मेजर कम्युनिटी का मेजोरिटेरियनिज्म कब कहा जाता है? जब मेजोरिटी पॉपुलेशन जो माइनॉरिटी है उसको अपनी विल को इम्पोज करे ज़बरदस्ती, तो उसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। तो श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में श्रीलंका भारत से 1 साल बाद आज़ाद हुई। लीडर्स ऑफ द सिन्हेला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। तो जो सिन्हेला कम्युनिटी के जो लीडर थे उन्होंने कहा हम डोमिनेंट है क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हेला सुप्रीमेसी। इसके परिणाम स्वरूप जो गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसने ऐसे कानून पास कर दिए सीरीज ऑफ, जो कि मेजोरिटेरियन कम्युनिटी के हित में थे। मेजर्स टू एस्टैब्लिश
जिससे कि सिन्हेला की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो जाए। इन 1956 मतलब 48 स्वतंत्रता मिली, 56 में एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हेला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में तो श्रीलंका ने यहाँ तक कर दिया कि सिन्हेला भाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और तमिल को इग्नोर कर दिया। दस डिसरिगार्डिंग तमिल को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसी, और गवर्नमेंट ने फॉलो की प्रीफरेंस देने की पॉलिसी, किसको? सिन्हेला को। दैट फेवर्ड सिन्हेला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब में भी सिन्हेला लोगों को पोजीशन दी गई, प्रेफरेंस दी गई। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन सिन्हेला लोगों ने बना दिया कि जो स्टेट है मतलब गवर्नमेंट है वो सिर्फ बुद्धिज़्म को ही प्रोटेक्ट करेगी और फोस्टर करेगी, आगे बढ़ावा देगी एक ही धर्म को, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन। जब बार बार ऐसे कानून आए जो सिन्हेला को सपोर्ट कर रहे थे, तो जो माइनॉरिटी थी मतलब जो तमिल लोग थे उनमें फीलिंग ऑफ एलिनिएशन आ गई अमोंग द श्रीलंकन तमिल्स। एलिनिएशन क्या होता है? एलिनिएशन का मतलब होता है अपने आप को अलग थलग समझना, कि सारा देश एक है और हम ही अलग हैं, तो उसे फीलिंग ऑफ एलिनिएशन होता है। ये डिप्रेसिंग सिचुएशन होती है। तो तमिल लोगों को लगा कि हम तो बहुत थोड़े से हैं, हम अलग हैं, हम इस देश के नहीं हैं ऐसे। तो दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो उन्हें लगा कि गवर्नमेंट जो है हमें, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है हमें डिनाई कर रही है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हमें नहीं दे रही, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दैम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़, और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है गवर्नमेंट जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ पाने में, एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, और हमारे इंटरेस्ट की अनदेखी हो रही है। एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन सिन्हेला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सिन्हेला लोगों में और तमिल लोगों के जो रिलेशन थे वो स्ट्रेंड हो गए, ठीक है, खिंचाव वाले हो गए, दुश्मनी वाले हो गए धीरे धीरे। तो इसलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर मेजॉरिटी अपना रूल करेगी तो माइनॉरिटी इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनॉरिटी को भी हिस्सा देना होता है, शेयर देना होता है, तभी दोनों कम्युनिटी एक कंट्री में ठीक से रह सकते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट देश का हो सकता है। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो तमिल्स ने क्या किया? परेशान होकर उन्होंने लॉन्च कर दिया अपना स्ट्रगल, किसके लिए? कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। जॉब में और अपॉर्चुनिटीज़ में उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाएं। बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट। तो 1980 तक कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई तमिल लोगों की जिन्होंने घोषणा कर दी, जिन्होंने डिमांड की कि हमारा इंडिपेंडेंट तमिल एलम होना चाहिए। एलम माने स्टेट, हमारा तमिल लोगों का अलग स्टेट बना के दो, क्योंकि तुम तो सिन्हेला सारे एक हो गए। तो इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका यहाँ ज़्यादा रहते थे, ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट में श्रीलंका के लोग। तो द डिस्ट्रस्ट बिटवीन, अब आपस में अविश्वास हो गया, डिस्ट्रस्ट हो गया बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। जो अविश्वास था अब वो कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े में बदल गया। इट सून टर्न इनटू ए सिविल वार, और जल्दी ही वो सिविल वार में कन्वर्ट हो गया। अब सिविल वार क्या होती है? सिविल वार होती है एक ही देश के लोग अलग अलग कम्युनिटी के आपस में लड़ें तो उसे सिविल वार बोलते हैं। और नॉर्मल वार क्या होती है? जब दो देशों के लोग लड़ते हैं तो वो डिफेंस वार हो गई। पर एक ही देश की कम्युनिटी आपस में लड़ रही है अपने इक्वल राइट्स के लिए तो उसे सिविल वार बोलते हैं, ठीक है। जैसे श्रीलंका में हो रही है सिविल वार बिटवीन तमिलियंस एंड सिन्हेलास फॉर प्रोटेक्टिंग देयर इंडिपेंडेंट कल्चर और आइडेंटिटी। द सिविल वार हैज़
caused a terrible setback to the social, cultural, economic life of the country. It ended in 2009. तो सिविल वार से क्या नुकसान हुआ? सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक बहुत सारा नुकसान हुआ और बाद में 2009 में सिविल वार को कंट्रोल किया जा सका। अब हम पढ़ेंगे, श्रीलंका का तो पढ़ लिया, बेल्जियम में क्या हुआ था। फिर दोनों में पढ़ेंगे कि कैसे पावर शेयरिंग की गई। बेल्जियम लीडर्स टूक ए डिफरेंट पथ। बेल्जियम के लीडर्स ने अलग तरीका अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डिफरेंसेस। ये समझदार लोग होते, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि भाई कुछ यहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस हैं, कुछ लोग अलग भाषा बोलते हैं, कुछ लोग अलग भाषा बोलते हैं, हर लोग कुछ ग्रुप का अलग अलग कल्चर है। तो बिटवीन 1970 से 1993 तक दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। 4 बार उन्होंने संविधान में चेंज किया, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। और ऐसे संविधान में संशोधन किए, अमेंडमेंट किए, जिससे हर कोई देश में भाईचारे से रह सके बिना किसी कन्फ्लिक्ट के। तो उन्होंने बेल्जियम मॉडल, इसको बोलते हैं कि बेल्जियम मॉडल अपनाया। सिविल वार की डेफिनेशन, ए वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन ए कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट हैपन्स लाइक ए वार। वो इतना खतरनाक रूप ले ले कि ऐसे लगे कि वार हो रही है, तो उसे सिविल वार बोलते हैं। तो बेल्जियम मॉडल क्या है, उन्होंने कैसे लोगों को शेयरिंग दी और सबको एक साथ रखा। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट बनेगी तो उसमें मिनिस्टर डच भी होंगे और फ्रेंच भी होंगे। ऐसा नहीं है कि जो मेजोरिटी में है डच सारे मिनिस्टर उन्हीं के होंगे और फ्रेंच जो माइनॉरिटी में उनके नहीं होंगे। तो उनको पावर शेयरिंग दी गई। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा रिफॉर्म यह किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं होगी, अधीन काम नहीं होगी। स्टेट गवर्नमेंट की अलग इंडिपेंडेंस होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग इंडिपेंडेंस होगी। ये भी पावर शेयरिंग हुआ। तो ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो ब्रुसेल्स जो है जो कि स्टेट है बेल्जियम का, ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन था दोनों का। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इसे बोलते हैं। तो बेल्जियम में 3 तरीके के 3 लेवल पे गवर्नमेंट बनाई गई। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए, स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट के लिए, और थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब लोगों ने गवर्नमेंट बनाई इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी डच। जो एक लैंग्वेज बोलते थे उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज के लोगों ने अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना ली। जैसे डच ने बना ली, फ्रेंच ने बना ली, जर्मन स्पीकिंग लोगों ने बना ली। नो मैटर वेयर दे लिव, कहीं पे भी रहें उन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट बना ली लोकल लेवल पे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। तो इस गवर्नमेंट के पास क्या पावर थी कि वो अपने कल्चर से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन के लिए और अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लिए कानून बना सकते थे। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब तुम्हें लगेगा कि बेल्जियम मॉडल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिविल वार से तो अच्छा ही है, ठीक है। इट इंडीज इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर द पीपल लिविंग इन द बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड सो वेल सो फार। लेकिन इस अरेंजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कई सालों से, कोई भी कन्फ्लिक्ट, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने पर्टिकुलर लैंग्वेज वाले अलग अलग कल्चरल लोगों को राइट्स दे दिए उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के कि भाई अपने कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स बना लो। हमने पावर को शेयर कर दिया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर को शेयर कर दिया नीचे तक। तो दे हैव टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ। तो सिविक स्ट्राइफ नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज़ एंड ए पीपल डिवीजन्स ऑफ द कंट्री ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। और हमारी जो कंट्री है उसका डिवीज़न होने से भी बच गया
लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे इंडिया में भी हो रखा है। कर्नाटका जो कर्नाटक लैंग्वेज बोलते हैं कर्नाटक, जो आंध्रा बोलते हैं आंध्रा, जो तमिल बोलते हैं तमिलनाडु, ठीक है, जो असमीज़ बोलते हैं असमीज़। तो लैंग्वेज पे बेसिस पे डिवीज़न ना हो कंट्री का, तो उसके लिए पावर शेयरिंग की जाती है, अदरवाइज़ तो फिर डिवीज़न हो जाता है। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज़? अब हम इन दो स्टोरी से क्या समझ सकते हैं? देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका ने कोई राइट्स नहीं दिए, बल्कि माइनॉरिटी को दबाया, मेजॉरिटी ने अपने फेवर में सारे कानून बना लिए, तो वहाँ शुरू हो गई सिविल वार। बेल्जियम ने क्या किया, छोटी से छोटी माइनॉरिटी से माइनॉरिटी कम्युनिटी को राइट्स दिए, उनको अपनी लैंग्वेज, एजुकेशन और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का इक्वल राइट्स दिया, ठीक है। तो बेल्जियम के कोई टुकड़े नहीं हुए, ना उसमें सिविल वार हुई। इन बेल्जियम the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest of different community। तो बेल्जियम के जो लीडर थे वो समझ गए थे कि अगर कंट्री को यूनिटी रखनी है तो उन्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी दूसरे की फीलिंग की, दूसरी जो कम्युनिटी है, जो कि माइनॉरिटी है, जो कि कम संख्या में है, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए रीजन्स। अब इंडिया में भी अलग अलग कम्युनिटी है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है। हिंदू मेजॉरिटी में, अगर हिंदू सारी सीटों पे अब खुद कब्जा कर ले पार्लियामेंट में, किसी दूसरी छोटी कम्युनिटी को ना दे माइनॉरिटी को, तो फिर लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रोविज़न है कि हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है, हर कोई वोट दे सकता है, सबके वोट की पावर इक्वल है, दैट इज़ 1, ठीक है। वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल? अब ये आ गया कि पावर शेयरिंग, अब हमने एग्जाम्पल से तो समझ ही लिए कि वो डिज़ायरेबल है, अब यहाँ पे लिख के समझेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज़ ए गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। दो सोशल ग्रुप में लड़ाई ना हो, इसके लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज़ नॉट जस्ट। टायरनी माने प्रताड़ना देना, परेशान करना। मेजॉरिटी लोग जो होते हैं, मेजॉरिटी संख्या में, जैसे हिंदू मेजॉरिटी में है, अगर वो सिख कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान करेंगे तो वो जस्टिफाइड नहीं होता। ओप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी के लिए ओप्रेसिव होता है, वो दबाने वाला। इट ओफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। तो अक्सर मेजॉरिटी के लिए भी वो खतरनाक साबित होता है। माइनॉरिटी के लिए तो होता ही है, अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबाए तो मेजॉरिटी भी लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाती, उसे कोई दूसरी मेजॉरिटी कम्युनिटी दबा लेती है। तो पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट, आत्मा है पावर शेयरिंग, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब लोगों की गवर्नमेंट, और लोग चाहे कितनी भी कम संख्या में हो, उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर। तो डेमोक्रेटिक रूल है कि पावर को शेयर करो विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पीपल, लोगों को राइट है कि उनसे कंसल्ट किया जाए कि उनकी गवर्नमेंट कैसे चलेगी, उनको गवर्न कैसे किया जाएगा। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन। एक न्याय संगत गवर्नमेंट वो होती है वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर्स ए स्टेक इन द सिस्टम। ये एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, यही एग्ज़ाम में आंसर में लिखनी है, चाहे यूपीएससी का हो चाहे एकेडमिक का हो। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन, जहाँ पे सिटीजन पार्टिसिपेशन के थ्रू एक्वायर स्टेक, अपना हिस्सा ले सिस्टम में। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग कितने तरीके की हो सकती है ये पढ़ेंगे। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। का जो सोर्स है वो लोग ही है। क्यों है लोग? क्योंकि लोग ही तो चुन के भेजते हैं लोग मिनिस्टर्स को। तो पावर कहाँ से आई? लोगों से। तो सोर्स क्या है? पीपल है, पीपल ऑफ इंडिया। इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल दैमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट।
तो डेमोक्रेसी में लोग अपने आप को ही गवर्न करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट के जरिए, गवर्नमेंट लोगों की ही होती है। एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। पब्लिक पॉलिसीज़ मतलब लोगों के लिए जो पॉलिसी बनती है, सरकारी पॉलिसी, उसमें हर किसी की वॉइस होनी चाहिए। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। तो इसीलिए पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए जितने ज़्यादा सिटीजन में हो सके। इसीलिए एक वोट के जरिए सभी लोगों में पॉलिटिकल पावर बांट दी गई है, पावर को शेयर कर दिया गया है। 1 वोट फॉर एवरी सिटीजन, तो ये भी एक पावर शेयरिंग ही है। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक तो ये हो गया कि हमने लोगों में पावर शेयर कर दी, हर किसी को एक वोट दे दी, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे गरीब है, चाहे लड़की है, चाहे लड़का है, सबको पावर शेयरिंग मिल गई। दूसरा कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी हमने पावर शेयरिंग कर दी, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर को काम दे दिया लॉ बनाने का, फ्रेमिंग ऑफ लॉ, कानून बनाने का। एग्जीक्यूटिव को काम दे दिया उस कानून को इम्प्लीमेंट कराने का, और जुडिशरी को काम दे दिया कि अगर कोई कानून का पालन नहीं करता है तो पनिशमेंट देने का। एक दूसरे ऑर्गन किसी के भी काम में, जुडिशरी लेजिस्लेचर का काम नहीं कर सकती, कानून नहीं बनाएगी, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम नहीं कर सकता, कानून नहीं बनाएगा, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये है पार्लियामेंट जो है ये लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर, ठीक है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट जीतती है, मतलब जो पार्टी जीतती है, जैसे बीजेपी जीत गई तो उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका प्राइम। तो ये पूरा लेजिस्लेचर हो गया, ये पूरी पार्लियामेंट। इसमें ये बीजेपी जो कि ज़्यादा लोग जीत के आ गए, मेजोरिटी जिनको ज़्यादा मिल गई वोट, तो वो एग्जीक्यूटिव बन जाती है, ठीक है। तो कानून बनाती है लेजिस्लेचर और बीजेपी सिर्फ एग्जीक्यूट करती है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होता है इनका, वो एग्जीक्यूट करते हैं। और जो जुडिशरी है वो बिल्कुल एक अलग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वैसे तो मीडिया को भी एक अलग डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये अलग अलग काम है इनका। एग्जीक्यूटिव जो ये बीजेपी है, चाहे बेसिक पार्लियामेंट में जीत के बैठे, लेकिन कानून बनाने की पावर इसको नहीं है। कानून पूरी पार्लियामेंट बनाएगी, जिसमें यहाँ पे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, कोई मायावती है, कोई दूसरे अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स है, ये सारे बैठे, तो कानून सब मिल के बनाएंगे, ठीक है। तो लेट अस कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसे हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, ये लेजिस्लेचर, ये एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? वर्टिकल डिवीज़न ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट, ये हो गई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ये हो गई पंचायत गवर्नमेंट, ठीक है। ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड इन द सेम लेवल, सेम लेवल पे है ये, चाहे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेम लेवल to exercise different powers. Such a separation ensure that none of the organ can exercise unlimited power. कोई भी अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, इवन एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। कोई भी पावर को, अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं करता। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, एक दूसरी ऑर्गन एक दूसरे को चेक करती है, रोकती है, ठीक है। अगर ये कानून बनाएंगे तो लेजिस्लेचर इसको रोक लेगी, ठीक है। अगर ये जुडिशरी का काम करेंगे, जुडिशरी इनको रोक लेगी, तो हर का काम अलग अलग डिवाइडेड है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो अलग अलग हर ऑर्गन का काम और एक दूसरे को रोकते हैं, इसी सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम रिप्रेजेंट्स दैट different organs of the government like legislature, executive, judiciary cannot interfere or cannot do work of any other organ, ठीक है। they keep check on other organ, ठीक है। legislature keep check on executive and judiciary, judiciary keep check on, check माने रोकना, keep check on
लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दे शुड डू दियर विद इन दियर बाउंड्री। जो काम उनको दिया गया है सिर्फ वही काम करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो दूसरी ऑर्गन उसको चेक कर देगी, रोक देगी। चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, तो बैलेंस बनाया गया, सबको पावर इक्वल दी गई है। पावर कैन बी शेयर्ड अमोंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, और पावर को हम अलग अलग लेवल गवर्नमेंट के लेवल पे भी शेयर कर सकते हैं। जैसे अभी बताया से सेंटर हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गई, फिर पंचायत हो गई। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। इन इंडिया वी कॉल दैम स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं रीजनल गवर्नमेंट को। तो दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर। तो इसे हम फेडरल डिवीज़न बोलते हैं पावर की, मतलब कि सेंटर और फिर स्टेट। तो ये अलग अलग स्टेट है, बहुत सारे स्टेट हैं, तो ये सारे मिलके सेंटर के अंडर, लेकिन सबके पावर अलग अलग है, स्टेट के अलग है, सेंटर के अलग है। तो फेडरल फीचर है ये हमारा। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर दैन द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि म्यूनसिपालिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट। पावर कैन आल्सो भी शेयर्ड अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी पावर की शेयरिंग हो सकती है, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। लिंग्विस्टिक माने लैंग्वेज ग्रुप। कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे कि बेल्जियम में था, इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or conflict in power. Chapter complete.